गुड मॉर्निंग। आज हम मैकेनिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट वीडियो क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें ऊर्जा और रेखीय संवेग के बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगा, जिसमें बीएससी फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग है। ज़्यादा कुछ नया नहीं है, परंतु जो डेरिवेशन और जो हमको इसमें करना होता है, हमसे जो पूछ लिया जाता है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से और रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से आप क्या जानते हो, तो ये सब आपको इसमें क्या लिखना है वो हमको पता नहीं चलता। हम आता तो है, इजी है, परंतु हमें ये पता नहीं होता है कि इसमें क्या कंटेंट हमें देना है और उसको याद कैसे रखना है। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले तो हमें देनी पड़ती है ऊर्जा की डेफिनेशन। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, कोई वर्तमान स्थिति में है कोई वस्तु, उसको हम परमाणु स्थिति में ले जाते हैं या किसी अन्य स्थिति में ले जाते हैं, और ऐसी स्थिति में ले जाते हैं जब उसकी अंदर किसी प्रकार की ऊर्जा शेष नहीं बचती है। तो उस वर्तमान स्थिति से उस परमाणु की स्थिति तक ले जाने के लिए जो हमें बल के द्वारा कार्य करना पड़ता है, वो कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो उसको हम ऊर्जा कहते हैं। मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाने के लिए जो बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है, वो उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है वस्तु के अंदर, वो ऊर्जा कहलाती है। एमकेएस पद्धति में जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो हम जानते हैं जूल होता है, और सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। और जो हमारे जो मशीनों में इंजीनियरिंग में जो मैकेनिकल ऊर्जा काम आती है, वो दो तरह की होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि अब हम जानते हैं, पर हमें इसकी डेफिनेशन देनी होगी, वहाँ लिखना होगा हमें नोटबुक में, कि किसी वस्तु की स्थिति, आकार, अभिविन्यास के कारण जो उसकी ऊर्जा होती है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। जब उस वस्तु को वर्तमान स्थिति से प्रामाणिक स्थिति तक ले जाया जाता है, तो उस पर लग रहे जो बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो उसमें संचित हो जाता है, उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्रामाणिक स्थिति मतलब हम प्रामाणिक स्थिति ऐसी लेते हैं जहाँ स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। स्थितिज ऊर्जा शून्य केवल अनंत पर होती है, तो उस हिसाब से हम प्रामाणिक स्थिति को अनंत पर लेते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा की जो मेन डेफिनेशन होती है वो इस प्रकार से होती है कि जब किसी वस्तु को अनंत से किसी बल क्षेत्र के किसी बिंदु, जो कि उसके निर्देश फ्रेम के मूल बिंदु से आर दूरी पर है, मतलब उसका स्थितिज आर है, उस तक लाया जाता है। बल क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से किसी वस्तु को उस आर बिंदु पर, आर दूरी पर स्थित बिंदु पर लाया जाता है, तो जो कार्य किया जाता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अभी जो आर दूरी ली है, ये उस बल क्षेत्र के केंद्र बिंदु, मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी ली है जहां वस्तु को प्रामाणिक स्थिति मतलब अनंत से लेके आ रहे हैं। अब इसको हम फार्मूले के रूप में लिखते हैं, तो वो किस प्रकार से लिखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा को यू से लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से आर एफ डॉट डी आर। ये इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। अब दूसरा पॉइंट आता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। हम जानते हैं कि वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसमें हमें नेक्स्ट पॉइंट कार्य ऊर्जा प्रमेय पर जोर देना है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय में हमें ये लिखना होगा कि जैसे गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है या गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि होती है, वो उस वस्तु के द्वारा वो वृद्धि करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। अब गतिज ऊर्जा को कैसे डिफाइन करते हैं, इस पे पॉइंट पे ध्यान देना होगा। तो k का मान है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और वेग v है, तो गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। अब यदि किसी क्षण गतिज ऊर्जा में किसी क्षण किसी वस्तु का वेग v1 है और उसको v2 वेग तक
पहुंचाया जाता है उस वस्तु को, तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा वो हम देखते हैं। तो वो हो जाएगा डेल के 1/2 m v1 स्क्वायर माइनस 1/2 m v2 स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ जाएगा v2 माइनस v1। ये इसको लिख सकते हैं डेल के बराबर k2 माइनस k1। ये जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है, ये गतिज ऊर्जा में वृद्धि है, ये किए गए कार्य के बराबर होता है। ये है कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय है। वर्क एनर्जी थ्योरम। फिर इसके बाद में हमें उस पॉइंट पे जोर देना होगा कि जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम मैंने पढ़ाया भी है, वो जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से वापस साम्यावस्था को पार करता हुआ आगे जाता है, तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होता है इस तरह से, तो उसकी स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है। फिर वो इस तरह से आता है तो उसकी गति ऊर्जा अधिकतम हो जाती है, और फिर स्थिति ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कभी स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है, कभी गति ऊर्जा अधिकतम होती है। ये आपने पढ़ा होगा पहले कभी किसी टॉपिक में, जैसे स्प्रिंग है, सिंपल पेंडुलम है, उसमें। तो स्थिति ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो गति ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। अगर हम किसी बीच के पॉइंट में लेंगे, जैसे इस तरह से दोलन कर रहा है तो उसके बीच के पॉइंट लेंगे, तो स्थिति ऊर्जा में जितनी कमी हुई होगी गति ऊर्जा में उतनी वृद्धि होगी। फिर गति ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी तो स्थिति ऊर्जा शून्य हो जाएगी। फिर स्थिति ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी तो गति ऊर्जा शून्य हो जाएगी। ठीक है ना। तो स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा में परिवर्तन बराबर होता है और विपरीत होता है। ये पॉइंट पे हम जोड़ देंगे। फिर इसके बाद में तब क्या होगा, तब हम लिखेंगे कि स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन बराबर माइनस गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन को किससे लिखते हैं, डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा के। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू 0। ये एक तरह से डेरिवेटिव है, अवकलज का रूप है। तो अगर इनका अवकलन 0 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा के प्लस यू बराबर 0, तो के प्लस यू बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब कुल ऊर्जा नियत रहती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। इसे भी ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है ना। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। और ये जो आता है ये नियम, ये कार्य ऊर्जा प्रमेय से आता है। हमने इसको कार्य ऊर्जा प्रमेय से ही सिद्ध किया है। ठीक है ना। अब यदि हम किसी वस्तु को अवस्था 1 से अवस्था 2 में ले जाएं, ऐसा हमें इसमें बताना है कि अवस्था 1 से अवस्था 2 में ले जाएं, तो उसके स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। मान लिया उसके ऊपर भारी बल लगाया जा रहा है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लाने के लिए, तो उसके स्थितिज ऊर्जा में भी परिवर्तन हो रहा है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। या तो ऐसे कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही है। ठीक है ना। परंतु परिवर्तन तो हो रहा है दोनों में। तो भारी बल के द्वारा किया गया कार्य, भारी बल के द्वारा किया गया, भारी बल के द्वारा किया गया कार्य, ये आ जाएगा
गतिज ऊर्जा में वृद्धि। गतिज ऊर्जा में वृद्धि, तो इसको हम लिख सकते हैं K2 माइनस K1। और स्थितिज ऊर्जा के नियम से बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, इसको हम माइनस W से भी लिख सकते हैं और U2 माइनस U1। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, वो बराबर होता है और विपरीत होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं K2 माइनस K1 इक्वल टू माइनस U2 माइनस U1। ये माइनस का U2 बनेगा, ये इधर ले आएंगे, K2 प्लस U2, ये K1 तो चला जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्रत्येक अवस्था में, अवस्था 1 में, अवस्था 2 में गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग बराबर है। ठीक है ना, मैंने बताया था ना, सिंपल पेंडुलम का उदाहरण आप देख सकते हो। प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक पॉइंट पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग बराबर होता है। अगर गतिज ऊर्जा मैक्सिमम है तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, यदि स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है तो गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। मतलब इन दोनों का योग हमेशा बराबर रहेगा। इसे हम कहते हैं ऊर्जा फलन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं K प्लस U बराबर E। इसे हम कहते हैं ऊर्जा फलन। ये हमेशा अचर रहता है। इसे यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना, हमें ये डिफाइन करना है कि यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या होता है। ये डिफाइन करने के बाद में फिर हमको इसे कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम K प्लस U E बराबर अचर। टोटल ऊर्जा नियत रहती है और ये है संरक्षी बल क्षेत्र के लिए। ठीक है ना, फिर इसके बाद में हमें ऐसा पॉइंट इंडिकेट करना होगा, कोई इतनी आवश्यकता भी नहीं है उसकी, फिर भी अगर उसको अगर नए रूप में इस ऊर्जा को दिखाना चाहो संरक्षी बल क्षेत्र के लिए, संरक्षी बल क्षेत्र के लिए नए उसमें दिखाना चाहो तो R1 स्थिति में स्थितिज ऊर्जा UR1, R2 स्थिति में स्थितिज ऊर्जा UR2 और वेग V1 और V2। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से 1/2 m V1 स्क्वायर प्लस UR1 इक्वल टू 1/2 m V2 स्क्वायर प्लस UR2। ठीक है ना, ये इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं फॉर संरक्षी बल क्षेत्र में, संरक्षी बल क्षेत्र के लिए। अब हम बात करते हैं असंरक्षी बल क्षेत्र के लिए। असंरक्षी बल में क्षेत्र में के लिए क्या होगा, जब उस वस्तु को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाएंगे तो जो ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में तो परिवर्तन होगा ही, साथ में ऊर्जा का कई और रूपों में भी परिवर्तन होता है। ऊर्जा हमारे पास में कई रूपों में पाई जाती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा है, उष्मीय ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है। तो इस तरह से उष्मा ऊर्जा है, इनमें परिवर्तन हो जाता है। तो इस ऊर्जा को हम, ऊर्जा के अन्य रूप को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो ये नियम है, ऊर्जा फलन अचर रहता है, ये नियम इस प्रकार से चेंज होता है, डेल्टा K प्लस डेल्टा U प्लस डेल्टा Q बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं K प्लस U प्लस Q बराबर कांस्टेंट। इसे भी ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ये ऊर्जा का अन्य रूप है, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, कोई भी किसी प्रकार की ऊर्जा हो सकती है, यह ऊर्जा का अन्य रूप है। ये स्थितिज ऊर्जा है, ये काइनेटिक ऊर्जा है। ऊर्जा का संरक्षण का नियम है ये। इसके अनुसार ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा होती है, पावर हाउस से विद्युत ऊर्जा हमारे घरों में आती है, तो वो पंखे और ट्यूबलाइट और बल्ब में पहुंच जाती है। बल्ब के द्वारा वो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। पंखे के द्वारा वो मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित होके और मैकेनिकल एनर्जी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। पंखा घूमता है ना, तो वो कार्य करता है, वो हमें हवा देता है।
तो वो अपने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से ऊर्जा वापस वातावरण में पहुंच जाती है और वातावरण के कुछ असर पड़ता नहीं है, क्योंकि वातावरण में खूब तरह की ऊर्जा होती है। समुद्र होता है, समुद्र में से हम कुछ पानी बाहर निकाल लें, कुछ पानी उसमें डाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ बाल्टी या कुछ टैंकर पानी हमने समुद्र में से निकाल लिया तो समुद्र की कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही वातावरण, वहाँ एटमॉस्फियर है, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो बात है, ठीक है ना। तो ये है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब इसके बाद में हम एक जो दूसरा टॉपिक पर बात करेंगे वो है रेखीय संवेग और रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। उसमें हमें लिखना होगा, सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा कि रेखीय संवेग किसे कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो, रेखीय संवेग को P से रिप्रेजेंट करते हैं और जो P होता है उसको mv से लिखते हैं। मतलब किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। अब कोई बहुकोणीय तंत्र है, उसमें n कण है मान लिया, उसके द्रव्यमान मान लिया कि m1 m2 m3 mn तक हैं और वेग मान लिया v1 v2 v3 v1 तक है, vn तक है। तो हमारे पास जो संवेग होगा टोटल वो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 इस प्रकार से pn। तो इसको हम और भी लिख सकते हैं, ये टोटल पिंड का संवेग है बहुकोणीय तंत्र का, ये अलग अलग कणों का संवेग है। तो इसको लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस इस तरह से mn vn। अगर उस पूरे पिंड बहुकोणीय तंत्र का द्रव्यमान हम m लेवें और उसका जो द्रव्यमान केंद्र है उसका वेग vcm लेवें, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, तो संवेग हो जाएगा m vcm, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और जैसे F एक्सटर्नल फोर्स हम निकालें तो वो होता है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर, या हम उसको लिख सकते हैं m dvcm अपॉन dt। फिर हमें बल को परिभाषित करना है और dvcm अपॉन dt को हमें लिखना होगा macm, ये द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। अब हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें ये देखना है कि बल को अगर जीरो कर देंगे तो संवेग नियत हो जाएगा, हम ही जानते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यदि पिंड पर कार्यरत बाहरी बल शून्य है तो हमारा dp अपॉन dt क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम क्या निकालेंगे, p बराबर कांस्टेंट, और p का मान क्या है, p1 प्लस p2 इस तरह से pn बराबर कांस्टेंट। देखिए संवेग टोटल कांस्टेंट हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं mvcm बराबर कांस्टेंट। मतलब यदि किसी पिंड पर बाहरी बल जो लग रहा है वो शून्य है तो उसका कुल रेखीय संवेग नियत होता है, या द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत होता है। कैसे, इससे निकल में आ जाएगा vcm बराबर कांस्टेंट, द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत होता है। ये हमें लिखना होगा, ठीक है ना। जैसे ही फार्मूला आए उस फार्मूले को हम शब्दों में लिख देंगे, ठीक है ना। टॉपिक सरल होता है परंतु उसको लिखना कैसे है ये हमें ध्यान होना चाहिए। अब जैसे ये संवेग है p1 p2 p3 pn, ये इस अलग अलग x y z अक्षों की तरफ इनके घटक होंगे, तो उनके घटक वाइज उनके संवेग लिखने होंगे हमें। p1x प्लस p2x, इसी तरह से pnx बराबर कांस्टेंट, और p1y प्लस p2y इसी प्रकार से pny बराबर कांस्टेंट, ठीक है ना। और फिर p1z प्लस p2z p3z इसी तरह से pnz बराबर कांस्टेंट। ये हमें ये बताता है कि एक्स वाई जेड अक्षों की तरफ जो संवेग होते हैं वस्तु के, उनका टोटल योग भी
कांस्टेंट ही होगा अगर रेखीय संवेग नियत है तो। जैसे हमने शुरू में डिफाइन कर दिया कुल रेखीय संवेग नियत है, तो फिर ये संवेग भी नियत होगा। और अभी तक रेखीय संवेग संरक्षण के नियम का अपवाद हमें नहीं मिला है, ये पाया गया है कि ये बिल्कुल सही है। और रेखीय संवेग जो संरक्षण का नियम होता है वो न्यूटन गति के नियम पर आधारित होता है। ये तो हम समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें द्रव्यमान और वेग और ये सब कुछ आ रहा है, तो वो न्यूटन गति के नियम पर आधारित होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ऊर्जा संरक्षण का नियम और रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। हमारे पिछली क्लास से आगे का नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।